नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे शिक्षा मित्र अनुदेशकों को मिलेगी कैशलेस योजना। बीटीसी 2004-8 लंबित मामलों पर नियुक्ति। नई शिक्षा नीति के अनुसार 68,500, 12,460 और भी जो लंबित मामले हैं उन पर बात करेंगे। नोई डीएलएड एनटीटी इन्हीं बिंदुओं पर बात करेंगे। उससे पहले अगर आपको लगता है कि चैनल के माध्यम से आपके राइट्स के लिए आपकी हक की आवाज़ को उठाया जाता है और शिक्षक भर्ती से संबंधित अथेंटिक अपडेट आप तक पहुंचाई जाती है तो निसंकोच आपको चैनल से जुड़ जाना चाहिए। 70% ऐसे व्यूअर हैं जो चैनल से जुड़े हुए कंटिन्यू वीडियो को व्यूड करते हैं, लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से कोई भी अपडेट आपसे छूटे नहीं। टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले हम बात करेंगे शिक्षा मित्र अनुदेशकों को मिलेगी कैशलेस योजना। आप सभी को ज्ञात होगा कि आज जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में पंडित दीनदयाल जो आपकी योजना है राजकर्मियों के लिए कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभ आरंभ हो चुका है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा डाउट्स है जो शिक्षा मित्र हैं अनुदेशक यानी कि जो संविदा कर्मी हैं उनके लिए ये जो योजना है वो मान्य होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहले इस योजना के बारे में जानेंगे, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि ये योजना किन किन के लिए है और इसके लिए पात्र कौन कौन होंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के संबंध में यह योजना उत्तर प्रदेश सरकारी सेवा चिकित्सा परिचर्या नियमावली यथा संशोधित 2021 में नेट नियमों के अधीन संचालित होगी। सरकारी सेवा की परिभाषा गो गाइडलाइंस के अंतर्गत उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेश दिनांक 7 जनवरी 2022 में उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों, सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों तथा उनके आश्रित परिवारजनों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का प्रावधान किया गया है। ये लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप फिर से देख सकते हो। प्रदेश के सरकारी सेवकों, सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों तथा उनके आश्रित परिवारजनों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का प्रावधान किया गया है। यानी कि यहाँ पर बात की जा रही है जो गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय हैं, जो सरकारी सेवक हैं, उनके लिए ये जो है योजना लागू की गई है। यह सुविधा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आवास समस्त निजी चिकित्सालयों तथा सरकारी चिकित्सालयों में उपलब्ध होगी। निजी चिकित्सालयों में प्रत्येक लाभार्थी परिवार को प्रतिवर्ष ₹5 लाख तक की कैशलेस चिकित्सा उपलब्ध होगी, जबकि सरकारी चिकित्सा संस्थानों चिकित्सालयों में किसी वित्तीय सीमा के कैशलेस चिकित्सा उपलब्ध होगी। ये योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु प्रत्येक पात्र लाभार्थी के पास स्टेट हेल्थ कार्ड उपलब्ध होना अनिवार्य है, जिसकी आवश्यकता से आबद्ध चिकित्सालयों में लाभार्थी की पहचान सुनिश्चित करने के उपरांत कैशलेस चिकित्सा उपलब्ध हो सकेगी। जैसा कि गाइडलाइंस को देखा उसमें सिर्फ सरकारी कर्मचारी की बात की जा रही है, मानदेय कर्मी और जो आपके शिक्षा मित्र हैं अनुदेशक की वहाँ पर कोई बात नहीं की गई है। फिर भी अगर राज्य के द्वारा कोई जो है निर्देश जारी किया जाता है इस, और दूसरी चीज़ की जिस तरह से आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो संबोधन किया गया उसमें भी ये चीज़ बोली गई कि जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए ये योजना लागू की जा रही है। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो चुका होगा कि ये योजना सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए और सेवानिवृत्त जो कर्मचारी हैं उनके लिए है, उनके परिवारजनों के लिए है। अभी तक संविदा कर्मियों के लिए ये जो है योजना लागू नहीं की गई। बात करेंगे विशिष्ट बीटीसी 2004-2008 लंबित मामलों पर नियुक्ति। नई शिक्षा नीति के अनुसार 2 दिन पहले न्यूज़पेपर में एक अपडेट दी गई जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थी। उस अपडेट से संबंधित मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में जानकारी भी दी है, नहीं आपने देखा है तो आई बटन में जाके वो वीडियो आप देख सकते हो। वीडियो था कि बीटीसी विशिष्ट बीटीसी जो प्रशिक्षु थे जिन्होंने ये कोर्स लिया था, तो जब उन्होंने ये कोर्स किया था तो वहाँ जब उन्होंने इसमें अप्लाई किया था विशिष्ट बीटीसी के लिए, तो उसमें जो है ये प्रावधान था उनके जीओ में, जो मूल विज्ञापन निकला था कि जब तक इनकी जो है नियुक्ति नहीं हो जाती है कोर्स पूरा करने के पश्चात, जब तक इनकी नियुक्ति नहीं होगी तो राज्य सरकार को इनको प्रति माह 2500 रुपये का वेतन
देना पड़ेगा, जिस पर जो प्रशिक्षु थे जिन्होंने ये कोर्स किया था उनकी नियुक्ति नहीं हुई, ना ही उन्हें किसी प्रकार का राज्य सरकार के द्वारा 2500 रुपये प्रति माह जैसा कि मिलना चाहिए था उन्हें मानदेय, वो भी नहीं दिया गया। तो इसके लिए उन्होंने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय की शरण ली तो जाहिर सी बात है कि मूल विज्ञापन में जिन शर्तों को दिया जाता है, जो गाइडलाइंस दी जाती है, उनके अनुसार ही एक एप्लीकेंट उसमें एप्लीकेशन फिल करता है, रजिस्ट्रेशन करता है। क्योंकि जब भी आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपसे भी एक शपथ पत्र मांग लिया जाता है कि आपके अकॉर्डिंग, आपके अनुसार दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। अगर असत्य होती है तो उसके जिम्मेदार आप होंगे और आपके अगेंस्ट एक संवैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो जब आप ये शपथ पत्र जो है देते हो तो सरकार जब जो गाइडलाइंस जारी करती है, जो कोई भी विज्ञापन जारी करती है, तो सरकार भी अपने नियमों शर्तों को क्लियर कर देती है कि इन नियमों शर्तों पर आप जो है इसमें विज्ञापन दे सकोगे, अपना जो है एप्लीकेशन फिल कर सकोगे। 500 बेरोजगार जो पिटिशनर बने थे उनके हक में फैसला आया और इनके लिए आदेश किया गया। उस समय इनको 2-2 लाख का जो है भत्ता मिलेगा, बेरोजगारी भत्ता यानी कि मानदेय मिलेगा। हाई कोर्ट ने आदेश दिया 18 फरवरी 2020 को। जब आदेश दिया तो जो गवर्नमेंट थी उसके अगेंस्ट ये आदेश आया, गवर्नमेंट इसके लिए एग्री नहीं हुई, जबकि पता था कि मूल विज्ञापन है भाई, सरकार को जो है हार माननी पड़ेगी। सरकार ने और भी पेंडिंग इस केस को करने के लिए सुप्रीम कोर्ट चली गई, सुप्रीम कोर्ट में गई तो जो आदेश हाई कोर्ट ने दिया था उसी आदेश को मानते हुए सरकार की जो स्पेशल अपील थी उसको खारिज कर दिया। अब यहाँ पर ये चीज़ क्लियर जो है हो रही है। मैं इस चीज़ को क्यों क्लियर कर रही हूँ कि इस चीज़ से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो मैटर्स पेंडिंग में पड़े हुए हैं उनसे आप लोगों को एक चीज़ जो है समझ आ जाएगी कि जितने भी लंबित मामले हैं अभी जो भर्तियां हैं, चाहे वो 68,500 की हो, चाहे वो 12,460 की हो, 15,000 हो, 16,000 हो, और भी जो भर्तियां हैं वो भर्तियां अपने मूल विज्ञापन के अगेंस्ट नहीं हो सकती, मूल विज्ञापन से इतर नहीं जा सकती। तो उन भर्तियों पर जो लंबित है न्यायालय आदेश देगा और वो मूल विज्ञापन के तहत ही देगा। तो इसमें एक चीज़ समझने वाली है कि कुछ दिन पहले, लगभग 1 महीने पहले, एक चीज़ जो है न्यूज़ वायरल की जा रही थी, अपडेट दी जा रही थी काफ़ी सोशल मीडिया पर भी, और जो जितनी भी एजुकेशनल साइट है उन पर भी जानकारी दी गई थी कि केंद्र सरकार के द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि अभी तक यानी कि जो पेंडिंग में मामले हैं शिक्षा विभाग के, सभी राज्यों को निर्देश किया गया है कि शिक्षा विभाग में जितनी भी पेंडिंग भर्तियां पड़ी हैं उनको जो है सॉल्व कर, नई शिक्षा नीति के तहत सॉल्व करते हुए उन सभी को नियुक्ति दी जाए। आपको ये चीज़ मैंने लगभग 1 महीने पहले भी बताई थी वीडियो में, अगर आपको याद नहीं है तो 1 मिनट में पहले वो अपडेट दिखा रही हूँ। वर्ष 2000 से 2018 तक के विवादित लंबित निस्तारित समस्त भर्तियां जो कि कोर्ट के अंतरिम आदेशों के अधीन रहे हैं, उन समस्त भर्तियों के समस्त आवेदकों को एनईपी यानी कि न्यू एजुकेशनल पॉलिसी के तहत रिक्त पदों पर नियुक्ति देकर समस्त पुराने मुद्दों को समाप्त करने हेतु केंद्र सरकार के आदेशानुसार सभी राज्यों में कार्रवाई आरंभ है, जिसके तहत यूपी बेसिक शिक्षा विभाग में उच्च अधिकारियों की उच्च स्तरीय मीटिंग जो है ये संपन्न हो चुकी है, जिसमें आप देख सकते हो सभी भर्तियां दी गई हैं। विशिष्ट बीटीसी के जो बैच हैं वो भी, और आपका बीएड टेट 2011 की जो 72,000 है वो भी, 12,460, 15,000, 16,000, 29,834, 68,000 और साथ ही साथ 69,000 जितनी भी भर्तियां हुई हैं उन सभी भर्तियों के जो मामले पेंडिंग में पड़े हुए हैं उनको जो है सॉल्व करने के लिए केंद्र सरकार ने जो है निर्देश किया कि जल्द से जल्द इन मामलों का निस्तारण किया जाए। न्यूज़ बिल्कुल राइट है कि केंद्र सरकार ने एनईपी को लागू करने के लिए और जो लंबित मामले हैं उनको जल्द से जल्द निस्तारित करने के लिए आदेश दिए हैं। अब राज्य सरकार इनको कब तक सॉल्व कर पाती है, राज्य सरकार के बाद जो विभागीय अधिकारी हैं वो इनको कितना सीरियस लेते हैं, मामलों को कितना पेंडिंग में डाले रहते हैं, ये सिर्फ अधिकारी ही बता सकते हैं। लेकिन निर्देश दिया जाता रहा है और दिया जा रहा है कि जल्द से जल्द इन मामलों को सॉल्व किया जाए। अब पॉइंट की बात ये आती है कि यहाँ
यहाँ पर एक चीज़ कही गई है, बिल्कुल सही बात है कि केंद्र सरकार ने निर्देश दिया है लंबित मामलों को सॉल्व किया जाए और रिक्त पदों को भरा जाए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बताई जा रही है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत तो कहीं न कहीं ये चीज़ जो है ऐड की गई है, ऐसा नहीं है। जो भर्तियाँ लंबित हैं वो अपने मूल विज्ञापन के तहत होंगी, वो भी कोर्ट में लंबित जो मामले हैं वो कोर्ट से जो ऑर्डर आएगा, यहाँ पर निर्देश ये दिया गया है कि सरकार अपनी तरफ से जो कार्रवाई है, जो सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए उसको पूरा करते हुए इन मामलों को जल्द से जल्द सॉल्व करवाए, ताकि नई शिक्षा नीति को जल्द से जल्द लागू किया जा सके। तो यहाँ पर एक चीज़ जो है स्पष्ट तौर पर आप लोग समझ सकते हो कि आपको जैसा कि बताया गया था, मेरे द्वारा नहीं बताया गया था, ये चीज़ आपको पहले ही मेरे द्वारा क्लियर की जा चुकी थी कि पुरानी भर्तियाँ पुराने नियमावली के अनुसार ही होंगी, अपने मूल विज्ञापन में जो नियमावली दी गई होगी उन्हीं के अनुसार होगी। उसी का एग्जाम्पल है विशिष्ट BTC 2004-2008 जो कि हाई कोर्ट ने माना और उन्हें 2-2 लाख रुपए का जो है मानदेय मिलना चाहिए था, उसके लिए ऑर्डर दिया। साफ तौर से आप देख सकते हो कि उनका जो मूल विज्ञापन था उसको लागू किया गया। अब यहाँ पर अगर हाई कोर्ट अगर जो है जैसा कि निर्देश दिए गए थे केंद्र सरकार की तरफ से NEP को लागू करते हुए नए मामलों को जो पुराने मामले हैं उनको सॉल्व किया जाए, तो अगर NEP को लागू करते हुए इन मामलों को सॉल्व किया जाता तो सरकार ये कहती कि NEP में या फिर जो है 2010 के बाद तो ऐसी जो है कोई प्रावधान ही नहीं आया, कोई नियम ही नहीं आया कि जो BTC कोर्स किए हुए हैं उनको मानदेय दिया जाए। लेकिन सरकार को वहाँ मानना पड़ा क्योंकि सरकार ने जो नियम शर्त नियमावली दी थी उसके अनुसार ही जो है इन कैंडिडेट की जीत हुई। अब इसी प्रकार जितने भी लंबित मामले हैं वो जो पुराने नियमों के तहत ही सॉल्व होंगे। ये चीज़ आपको यहाँ से क्लियर हो गई होगी और ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अब कोई क्या कह रहा है, क्या चीज़ें होंगी कि पुराने मामले नई नीति के तहत सॉल्व हो जाएंगे, आपको नियुक्ति दे दी जाएगी, तो ऐसा नहीं है। आप उस क्राइटेरिया में आओगे, आप उन सभी शर्तों को मानोगे, आपके मामले जो लंबित न्यायालय में पड़े हैं वही मामले सॉल्व होंगे, वो भी न्यायालय के तहत होंगे। न्यायालय जैसा ऑर्डर देगा वो ऑर्डर फॉलो करते हुए आपको जो है नियुक्ति दी जाएगी। केंद्र सरकार की तरफ से इनको सॉल्व करने के निर्देश दिए गए हैं सरकार की तरफ से। उसमें ये नहीं दिया गया है कि पुराने नियमावली को चेंज करते हुए नई नियमावली को लागू करके इन मामलों को सॉल्व किया जाए। बात करी जाए B.Ed टेट 2011 की, तो उसमें भी विवाद की स्थिति बनी हुई है। आज फिर एक स्पेशल अपील जो है दाखिल की गई सुप्रीम कोर्ट में, उस पर हियरिंग भी हुई और जिस तरह की सूचनाएं मिल रही हैं कि वो हियरिंग के लिए स्टैंड हो गई है। आगे क्या चीज़ें होती हैं, सरकार क्या पक्ष रखती है और जो है ये सारी चीज़ें माननीय न्यायालय के द्वारा ही तय होंगी। बात करी जाए 68,500 का 30-33 जो मैटर है उसको लेके भी काफ़ी क्वेश्चन किए जा रहे हैं कि इसमें क्या संभावना है, नियुक्ति मिल सकती है नहीं मिल सकती है। तो उसके लिए काफ़ी पहले भी मैं ये चीज़ बोल चुकी हूँ आपको कि आपके हियरिंग जब तक कंफर्म नहीं होगी, जब आप लोग अपने केस को सही तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, स्टैंड नहीं करवा पा रहे हो, सही से हियरिंग नहीं करवा पा रहे हो, तो आपको जो है क्या उम्मीद लगती है कि इतनी आसानी से आप वो इस पर जीत जाओगे? क्योंकि आपको पता है कि सरकार जो है इस केस के अगेंस्ट है, सरकार 30-33 के अगेंस्ट है। भले ही लिखित तौर पे दिया था लेकिन सरकार के वहाँ प्लस पॉइंट रहे थे कि जो पहले नियम बनाया गया था यानी कि 40-45 उसको डबल बेंच ने सही माना था। तो इसके लिए आपकी जो मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ गई और तब से जो है सरकार भर्ती पूरी कर चुकी है, मामले उसके लेके पेंडिंग में पड़े हुए हैं हाई कोर्ट में, लेकिन सरकार नहीं चाहती इस मामले पर जल्द से जल्द निस्तारण हो। प्रीवियस कुछ हियरिंग पर आपका मामला फाइनल डिस्पोजल के लिए लगा भी था, लेकिन वहाँ पर जो आपकी टीम थी जो इस केस को लड़ रहे थे वो ही प्रेजेंट नहीं थे, उनके एडवोकेट प्रेजेंट नहीं थे। उनका कहना था कि हमें हियरिंग के लिए एक लंबा समय चाहिए, अपने बंधुओं को रखने के लिए लंबा समय चाहिए, इसलिए वो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं हुए। तो ये सारी चीज़ें हैं कि कमी जब आप लोग ही कर रहे हो, आप लोग अपनी हियरिंग नहीं करवा पा रहे हो, तो सरकार को क्या पड़ी है कि इस पर जो है इस मैटर को सॉल्व कराए।
रही बात अगर भर्तियों को लेके, नियुक्ति को लेके सरकार की मंशा देखी जाए या फिर जो है अधिकारियों की मंशा देखी जाए, तो आप जो पिछले ऑर्डर हैं, जो भर्तियों के और भी लंबित मामले हैं जिन पर कोर्ट ऑर्डर भी दे देती है, अभी बीटीसी 2004 का ही देख लीजिए कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि भाई इनको न्याय मिलना चाहिए, इनको इनका 2-2 लाख रुपए का जो भत्ता है वो मिलना चाहिए, लेकिन उसके अगेंस्ट भी सरकार जो है स्पेशल अपील दाखिल कर दी। तो जो मैटर हैं, अगर कैंडिडेट जीत भी जाते हैं, पिटिशनर जीत भी जाते हैं, तो उसके अगेंस्ट भी जो है गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट खड़ा रहता है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि इतनी आसानी से जॉब नहीं मिल जाएगी, इतनी आसानी से गवर्नमेंट आपको जॉब नहीं देगी। 68,500 में एक नंबर जो है, एक नंबर क्या, काफ़ी बार इसको लेके रीचेकिंग हुई, एक बार जो है काफ़ी इसमें गड़बड़ी मिली, तो इस भर्ती के लिए सीबीआई की मांग की गई कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो सरकार ने उससे बचने के लिए एक प्रपोजल रख दिया हाई कोर्ट में कि हम फिर से पुनर्मूल्यांकन करवाएंगे, जिसको आपत्ति हो वो पुनर्मूल्यांकन करवाए। पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन लिए गए तो उसमें लगभग 4,000 प्लस जो कैंडिडेट थे उनकी कॉपी फिर से चेकिंग की गई और वो पास हुए, क्योंकि काफ़ी एक बड़े स्तर पर इसमें गड़बड़ी थी, तो उनको पास कर दिया गया। उस बेस पर फिर कैंडिडेट गए, न्यायालय में गए, काफ़ी बार जो है चेकिंग हुई, उनके लिए आदेश भी हुआ। जब आदेश हुआ तो उसके खिलाफ भी सरकार स्पेशल अपील उस मैटर को सुप्रीम कोर्ट तक ले गई। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर जो है एक पूरी भर्ती प्रभावित हो रही है। अगर 33 होगा तो पूरी भर्ती प्रभावित होगी। ऐसा नहीं है कि जो बचे हुए पद हैं उन पर आपका क्वालिफाइंग मार्क्स कुछ और रख दिए जाएं और जो भर्ती हो गई है, क्योंकि 40-45 पर तो सिलेक्टेड हैं, वो जॉब कर रहे हैं, अब बचे हुए पद हैं, अब अगर आप मांग करते हो कि उन पर लागू कर दिया जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। एक भर्ती में दो नियम नहीं लग सकते हैं, जो नियम होगा पूरी भर्ती पर लागू होगा। तो यहाँ पर तो पूरी भर्ती जो है प्रभावित होगी अगर जो है ये नियम लागू हो जाएगा। तो आपको लगता है कि सरकार जो है इतनी आसानी से इसको केस पर जो है हार मान जाएगी, आपको जीतने देगी? 2020 में लगभग आपके 600-700 कैंडिडेट के द्वारा एक फाइल की गई, स्पेशल अपील दाखिल की गई, जिसमें अपनी जो है कॉपी रीचेकिंग के लिए, उनके कॉपी रीचेकिंग के लिए जो है हाई कोर्ट में अपील की गई कि हमारी कॉपी में नंबर ज़्यादा है लेकिन हमें दिए कम गए हैं। तो उन पर जो है कॉपी जब रीचेकिंग हुई, वाकई में ऐसा माना गया। उसमें से लगभग 600-700 कैंडिडेट थे, उनका रिजल्ट जब आया लगभग 200 कैंडिडेट को पास किया गया। 200 कैंडिडेट को पास किया गया तो उनकी नियुक्ति के लिए भी उन्हें बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा, धरना देना पड़ा और जो है एक लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा, तब जाके उन्हें नियुक्ति मिली। और इसी भर्ती में हिंदी का एक प्रश्न था, दीर्घ संधि से संबंधित था, तो संधि से संबंधित था, तो उस प्रश्न पर एक कॉमन नंबर दिया गया, पिटिशनर को दिया गया था, जो याची थे उस समय उनको दिया गया था। उनके हक में जो है फैसला आया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के उस फैसले के अगेंस्ट जो है सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। आप देख सकते हो कि हाई कोर्ट ने जब बोल दिया कि भाई ये सही है, इनको नियुक्ति दी जाए, तो उसके खिलाफ सरकार ने स्पेशल अपील सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट में सरकार को हार मिली। तो उसके पश्चात जब सुप्रीम कोर्ट से हार मिली तब उन्होंने उस नियम को लागू किया, उस ऑर्डर को फॉलो किया, तब जाके उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिली। 12,460 का मामला देख लीजिए कि जब सरकार को लगता है कि हमारे पास कोई भी पॉइंट नहीं है, हम जो है अब कुछ नहीं, तो कोई ना कोई हाई कोर्ट में एक प्रपोजल रख देती है कि हमें थोड़ा वक्त चाहिए, हमें एक जो है तैयारी करके आएंगे, इस तरह के बहाने मार के जो है सरकार मामले को पेंडिंग में डाले हुए है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप स्वयं समझदार हो कि आपको अगर नियुक्ति चाहिए, जॉब चाहिए, तो आपको सरकार से किस तरह से लड़ना पड़ेगा, किस तरह से जो है मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा, तभी आप जो है नियुक्ति ले सकते हो। बात करी जाए नॉइज डीएलएड को लेके कि जो है प्राइमरी में शामिल हो सकता है या नहीं हो सकता है, वर्तमान की सिचुएशन देखी जाए तो सरकार अगेंस्ट है। टेट की अनुमति मिली थी, लेकिन अगर भर्ती की बात की जाए तो सरकार पक्ष में नहीं है।
और एनटीटी की बात की जाए कि प्री प्राइमरी में शामिल हो सकता है, तो ये कोर्स है संभावित है और राज्यों की तरह जो है यूपी में शामिल किया जाए, लेकिन उससे पहले इन दोनों जो है कोर्स को मान्यता देने से पहले सरकार को जो आपकी केंद्र सरकार है उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। संभावित है कि आपको सितंबर में जो है कि यूपी सरकार केंद्र सरकार से परमिशन लेके एनटीटी को जो है प्री प्राइमरी के लिए जो है शामिल करें, प्री प्राइमरी में इन कैंडिडेट को शामिल करें। बात करी जाए शिक्षा मित्र को लेके, तो ऐसे शिक्षा मित्र जिन्होंने दूरस्थ शिक्षा से दूरस्थ से आपका बीटीसी कर रखा है और जो कोर्स है वो कर रखा है, टेट सीटेट क्वालिफाई है, ऐसे शिक्षा मित्र और जो टेट सीटेट क्वालिफाई नहीं है, इनका डेटा तैयार किया जा रहा है। जो टेट क्वालिफाई नहीं है उनको प्री प्राइमरी में समायोजित किया जाएगा और जो पीटीसी दूरस्थ शिक्षा से किए हुए हैं और सीटेट टेट क्वालिफाई है उनको प्राइमरी में समायोजित किया जाएगा, जिसके लिए जो शिक्षा मित्र के प्रतिनिधि मंडल हैं लगातार प्रयास कर रहे हैं। आज फिर शिक्षा मंत्री जी से मिलकर अपनी बातों को रखा गया। एक तो 62 वर्ष से सेवा तक की जो है बात की जा रही है और जो टेट और बिना टेट के जो शिक्षा मित्र हैं उनको लेके भी समस्याएं रखी जा रही हैं। साफ तौर से अपनी सभी समस्याओं को रखा, जिस पर शिक्षा मंत्री जी के द्वारा 1 सप्ताह का अभी समय मांगा गया है। आज ही जो है इनके द्वारा मुलाकात की गई और 1 सप्ताह का समय मांगा है। 1 सप्ताह बाद इस प्रतिनिधिमंडल को फिर बुलाया जाएगा, उसके बाद जो है कोई निर्णय लिया जाएगा। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। जुड़े रहिए चैनल से, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।